अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर एटॉमिक साइजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं: एटॉमिक रेडियस, उसके ट्रेंड्स, आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस। इन सारों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक साइजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि एटम का जो साइज होता है ना, बहुत सारी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो अगर हम एटम के साइज को नहीं डिस्कस करेंगे तो इसका मुख्तलिफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो सीरियम है वो सोडियम के मुकाबले में लार्ज साइज का एटम है। उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह उसका लार्ज साइज है। तो इसका मतलब किसी ग्रुप के अंदर भी रिएक्टिविटी चेंज हो सकती है, एक जैसी नहीं रह सकती। उसमें एक फैक्टर साइज होता है। तो हमने याद रखना है कि हमारे लिए साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटम को हम ना स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, गोल। तभी हम जब भी एटम के साइज की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। तो रेडियस का जब हम लफ्ज यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एटम को गोल कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने असल स्ट्रक्चर है एटम का, जो हमने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए फाइंड किया, और जो हम कंसीडर कर रहे हैं एटम, वो उसके साथ वाला है, इंतहाई स्फेरिकल। उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो एवरेज डिस्टेंस है वो उसका रेडियस है, वो उसका साइज बताएगा, हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो समहाउ हम करने क्या जा रहे हैं, हम एटम के साइज को पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस ज़्यादा होगा साइज ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगा साइज कम होगा। एटॉमिक साइजेस के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3 है। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। द सेकंड वन इज कोवलेंट रेडियस, और थर्ड वन इज आयोनिक रेडियस। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, जब हम एटॉमिक साइजेस को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमने कंसीडर किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि एटम स्फेरिकल है। मैं मानता हूं कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। लेकिन समहाउ प्रिसाइजली चूंकि उसका साइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करते हुए उसका रेडियस से उसका साइज मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, एटॉमिक रेडियस। जैसा कि नाम से जाहिर है, एटम का रेडियस। एटम का रेडियस क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है, एटम को आप स्फेरिकल कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल, ये आपका एटम का न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द मैं बनाता हूं 2 शेल। ये 2 शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का फासला, ये कहलाएगा उसका एटॉमिक रेडियस। सो लेट्स डिफाइन एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस between nucleus of an atom the distance between nucleus and its outermost shell, outermost shell यानी कि सबसे बाहर वाला। अब देखें ना, इसके अंदर शेल 1 और 2 थे। 2 जो है ना, उसका आउटर मोस्ट शेल है, जिसे आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, एक बात, ये कब हमने कंसीडर करना है? जब हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हो। अब ये देखें, मैंने जो डायग्राम बनाई है, ये एक स्फेरिकल शेप का एटम है। हालांकि
ये इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस स्फीयर से थोड़ी बाहर भी हो सकती है, लेकिन समहाउ हमने इसको स्फेरिकल अज्यूम किया ताकि हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकें। स्टूडेंट्स, जो यूनिट यूज होते हैं एटॉमिक रेडियस के अंदर, वो चूंकि एटम बहुत छोटा है, मीटर में तो होने से रहा, नैनोमीटर होते हैं। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस एमसीक्यू, एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, इसके साथ मीटर ना लगा देना आपने, इसका मतलब ही होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो ये यूनिट होते हैं एटॉमिक रेडियस के। अब यहां स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, कैन वी measure atomic radius precisely? ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या हम एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एटम एक स्फेरिकल है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है वो उसका एटॉमिक रेडियस है, क्या मेरी बात 100% ओके है? क्या प्रिसाइज है? ऐसा नहीं है। हम एटम का रेडियस प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। दो वजूहात हैं। द फर्स्ट रीजन इज, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से काफी फासले तक मौजूद रहती है, चाहे थोड़ी हो जाए। मसलन ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आई है, मैंने किसी भी मेथड के जरिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर ली। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको लग रहा है कि शायद एक स्फेरिकल एरिया के अंदर मैक्सिमम है, बट इट मे हैव पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सा दूर दूर भी इससे एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता हो, यानी कि न्यूक्लियस से यहाँ तक का फासला वो रेडियस कहलाएगा। ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है, इसको मैं तो एज्यूम ही नहीं कर रहा, मैं तो इसको हिस्सा ही नहीं बना रहा अपनी कैलकुलेशन का। उसकी वजह से आप प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पे भी मौजूद हो सकता है। द एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री। एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती। क्यों? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट लार्ज डिस्टेंस इज नेवर इक्वल टू जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट लार्जर डिस्टेंस भी थोड़ी सी होती है, जीरो नहीं होती। हाँ, मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी एरिया के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी वो ये वाले एरिया में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ी देर के लिए मौजूद हो या इलेक्ट्रॉन वहां पे एग्जिस्ट करता हो। दूसरी बात, द इलेक्ट्रॉनिक distribution probability is affected by neighboring एटम। अब आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरी बात को समझें। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आयोडीन से। इन बोथ केसेस द एटॉमिक रेडियस विल नॉट बी द सेम। उसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन का समझ लें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है हाइड्रोजन का, और ये फ्लोरीन का। चले आप ऐसा करें, मैं आयोडीन के मुकाबले में क्लोरीन ले लेता हूं, या ब्रोमीन क्लोरीन ले लेते हैं, Cl।
क्योंकि फ्लोरीन का भी साइज बहुत छोटा होता है। तो HCl का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाऊं तो वो बड़ा बनेगा। अच्छा, अब ये इनका बॉन्ड बना हुआ है आपस में। अब मैं H दोबारा बनाता हूं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब आप देखिएगा आयोडीन बहुत बड़े साइज का एटम है, तो इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बड़ा है। अच्छा, अब इन दोनों में एक फर्क सोचिए, क्या इसमें क्लाउड्स में रिपल्शन और क्लोरीन के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर दीस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन सेम है? बामुकाबला आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन और इसके इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन के लिए, देखिए बात यूं है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है, ये ज्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, जिससे इसकी डिफॉर्मेशन डिस्पर्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा है एज कंपेयर टू दिस, नॉट एज कंपेयर टू एनी अदर एटम। मैं आयोडीन से कंपेयर कर रहा हूँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका नेबरिंग एटम जो रिपल्शन दे रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, वो डिफरेंट वैल्यू की है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी हर बॉन्ड के अंदर, यानी कि HCl में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो HI वाली रहेगी। जब दोनों एटम, जो नेबरिंग एटम जुड़ा हुआ है, इसमें नेबरिंग एटम कौन सा है? क्लोरीन। किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। इसमें नेबरिंग एटम कौन सा है? आयोडीन। किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। ये दो नेबरिंग एटम्स की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन डिफरेंट है। तो आप हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ये और ये हाइड्रोजन के एटम का जो साइज है उसको एज सच इफेक्ट नहीं करेंगे, या एज सच इफेक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू से करेंगे। नो, डिफरेंट वैल्यू से करेंगे, इफेक्ट करेंगे डिफरेंट वैल्यू से करेंगे। सो दे इफेक्ट बट विद डिफरेंट वैल्यू से। इसके जो एटॉमिक रेडियस है ना, उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, जो इसमें आएगी और जो इसमें आएगी वो डिफरेंट आएंगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर टू रीजंस। एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती, वजह कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो लार्जर डिस्टेंस पे जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं रखता पाए जाने की। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बट मिनिमम चांसेस कि न्यूक्लियस से खास फासले लार्ज डिस्टेंस पे वो पाया जाए। आपको याद होगा कि हम उसकी शार्प बाउंड्री कंसीडर नहीं कर पा रहे थे। एक तो बात यह है कि शार्प बाउंड्री तो कंसीडर तब करें ना जब ऑर्बिटल का हम कॉन्सेप्ट जब अप्लाई कर रहे थे, तो हमने ये बताया था कि 95% इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होता है, 5% का होता है, डेफिनेटली अवे होगा या ऑर्बिटल से बाहर होगा। सो आप शार्प बाउंड्री ना कंसीडर करें। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है अगर आप उससे नेबरिंग एटम चेंज कर दें, क्योंकि उनमें रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज और अट्रैक्शन डिफरेंट होंगी ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ एटम ऑफ नेबर। नाउ स्टूडेंट्स, वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे एटॉमिक साइज का, वो दो में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के अंदर, हम पढ़ेंगे पीरियड्स के अंदर। उससे पहले ये एटॉमिक साइजेस मेजर कैसे किए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरा ख्याल है कि हमें ट्रेंड से पहले पढ़नी चाहिए। एटॉमिक साइजेस कैन बी मेजर्ड बाय टू मेथड्स, देयर आर मेनी मेथड्स। ओके, जो हमारी बुक में लिखे हैं वो एक्सरे, ठीक है, थ्रू एक्सरे डायफ्रैक्शन, और दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स मेथड। अच्छा खैर, अब अगर मैं ट्रेंड पढ़ने जा रहा हूं ना, तो ग्रुप में या पीरियड में कम ज्यादा हो रहे होंगे, उसके पीछे कोई लॉजिक होगी, रीजन होगी। ऐसे ही नहीं कोई एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, ऐसे ही नहीं एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो ये ट्रेंड्स बना रहे हैं। ट्रेंड का मतलब ये है कि क्या एटम का साइज ग्रुप में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पीरियड में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये है उसका ट्रेंड, फैशन, ठीक है, वेरिएशन। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो कम या ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे कोई फैक्टर तो होगा।
वो फैक्टर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रेंड हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले हम फैक्टर डिस्कस करते हैं, फिर मैं इनके आगे वो सारी वैल्यूज वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमें ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं। फैक्टर्स डिस्कस करने हैं ट्रेंड्स के लिए। फैक्टर्स, द फर्स्ट फैक्टर which affect the atomic radius is nuclear charge। देखें, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है ना, मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा देता हूं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेंगे या अपने करीब खींच लेगा? ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने करीब खींच लेगा, वैलेंस शेल करीब आ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने से वैलेंस शेल करीब आ जाता है। सो अपेरेंटली न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो एटम का साइज है वो कम हो जाएगा। सो पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, इसके नीचे लिख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज इज, अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना तो जो साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 साइज, तो ये कम हो जाएगा। सेकंड फैक्टर इज, द सेकंड फैक्टर इज शेल्स। स्टूडेंट्स, अगर शेल ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर रहे हो, तो उस एटम का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सो लेट्स राइट द सेकंड, शेल्स are directly proportional to size. It means if you increase the number of shells, the size will increase. The third one is shielding effect या screening effect. Same ही बात है, screening effect या shielding effect. Student, screening effect या shielding effect क्या होता है? देखें, न्यूक्लियर फोर्स का कम हो जाना किसकी वजह से, इंटरवीनिंग या इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसके लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कहलाएगा शील्डिंग इफेक्ट। इसको समझने के लिए हमें ज़रा एक डायग्राम बनानी होगी जिसमें हम इसको डिटेल में समझ सकें। देखें, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये है इनर शेल और ये है आउटर शेल। ये है लिथियम का एटम, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। प्रोटॉन कितने होंगे, 3। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल के, इनर शेल इसे कहेंगे इनर शेल, या ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर फोर्स के को कम कर देंगे आउटर शेल के लिए, आउटर मोस्ट शेल के लिए, वैलेंस शेल के लिए। इनको इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आप इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, न्यूक्लियर फोर्स को शील्ड कर देते हैं फॉर आउटर मोस्ट शेल, स्क्रीन कर देते हैं फॉर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो उससे न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है, ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर फोर्स कम महसूस होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आप यूँ समझे कि एक टेबल है, टेबल के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स खड़े हैं जिन्होंने उस टेबल को कवर किया हुआ है। वो स्टूडेंट्स टेबल के इर्द गिर्द जो खड़े हैं वो हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उन स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द एक और लाइन है टीचर्स की। अब टीचर्स के लिए वो टेबल इतनी विजिबल नहीं है जितनी स्टूडेंट्स के लिए विजिबल है। स्टूडेंट्स इनर शेल है, टीचर आउटर शेल है। टीचर्स के लिए टेबल तक नज़र लाना, टेबल को पूरा देखना मुश्किल है। क्यों? इनर शेल यानी कि स्टूडेंट्स ने, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टूडेंट्स ने उसको क्या किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है, कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है, जिसकी वजह से वो टीचर्स तक टेबल जिस पे पेपर बिखरे हुए हैं वो नहीं पहुंच पा रही उनकी प्रॉपर नज़र उस तक।
तो सेम इसी तरह ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको 3 प्रोटॉन की अट्रैक्शन उस तरह नहीं पहुंच पा रही होगी इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो ये जो डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज हुई है वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हुई है। शील्डिंग इफेक्ट इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाने से ज्यादा हो जाएगा। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद द स्क्रीनिंग इफेक्ट को लिख लेते हैं या शील्डिंग इफेक्ट को लिख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इज, अगर ये ज्यादा होगा ना तो उससे देखें, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पहुंच रही है तो उससे साइज बड़ा हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाना शुरू हो जाएगा, इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस। सो साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। नाउ मैं इसको अप्लाई करता हूं कुछ एटम्स पे, एलिमेंट्स पे। तो ये हम बनाते हैं से पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये 6 है। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम। अच्छा जी, यहां पे आएगा लिथियम। अगर ये ग्रुप नंबर 1 है तो लिथियम के बाद ग्रुप नंबर 2 का कौन सा एलिमेंट होता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हीलियम के नीचे क्या आएगा? नियोन। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, ये जो ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 7A, इसको मैं नीचे एक्सपेंड कर लेता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि पीरियड नंबर 2 का है तो ये पीरियड नंबर 3 का होगा, पीरियड नंबर 4 का होगा, पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट होगा आयोडीन। इसको भी नीचे एक्सपेंड कर लेता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अभी खैर मैंने इतनों को लिखा है। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के, उसमें मैंने सेकंड पीरियड को डिस्कस करना है। ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। फर्स्ट ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, ये हमने याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ना ऐसा करते हैं, हम पहला जो ग्राफ का एनालिसिस, ग्राफ के जरिए एनालिसिस करते हैं बिटवीन द सेकंड पीरियड। देखें, मैं यहाँ बनाता हूँ लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल उतने ही है, शेल उतने ही है। क्यों? सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो अगर सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं तो जितना पीरियड का नंबर होता है उतने ही शेल होते हैं। तो सारों में शेल कितने होंगे? 2। तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ नहीं रहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन बिटवीन दो शेल्स बढ़ जाए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह ये होती है कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, यानी कि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाए। अभी नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, तो अभी इसको बनाएं। अब देखें, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी बेरिलियम के 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो उससे होगा क्या? एटम का साइज एज कंपेयर टू लिथियम छोटा हो जाएगा। देखिए इधर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, 5 प्रोटॉन बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका साइज इवेंचुअली इससे भी छोटा हो जाएगा। कार्बन का साइज में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ शेल जो है ना वो नहीं चेंज हो रहा, नंबर ऑफ शेल जो है वो नहीं चेंज हो रहा, लिहाजा मैं 2 शेल बनाता जा रहा हूं लेकिन एटम का साइज छोटा करता जा रहा हूं। क्यों? इनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता जा रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होता, नंबर ऑफ शेल भी बढ़े होते तो शायद मैं कुछ और बात करता, लेकिन चूंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि
द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो होगा क्या, अगर मैं एक हाथ से किसी चीज को खींच रहा हूं तो मैं शायद इतना करीब कर पाऊं, दोनों हाथों से खींचूंगा तो मैं और करीब कर लूंगा चीज को। सेम इसी तरह अगर एक प्रोटॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को एक खींच रहा होगा, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को और अपने करीब खींच रहे होंगे, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन को और अपने करीब खींच रहे होंगे। तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिससे एटम का साइज जो हो रहा है वो छोटा होता जा रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट देखता जाऊं तो मेरा एटम का जो साइज है वो इंतहाई छोटा होता जाता है। तो अगर मैं इसका ट्रेंड डेवलप करूं तो ये कुछ इस तरह का ट्रेंड बन रहा है, यानी कि एटम का साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। वजह क्या है? देखें, पहली वजह न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है पीरियड के अंदर, ठीक है, ये फॉर पीरियड ट्रेंड पढ़ रहे हैं। सेकंड, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। थर्ड, नो चेंज इन शेल्स। शेल तो उतना ही है ना, नंबर ऑफ पीरियड कोई चेंज तो हो नहीं रहा कि शेल चेंज हो जाए। तो हुआ क्या है, एटॉमिक साइज जो है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। सो अगर मैं लिथियम को फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाना चाहूँ और इधर इस जगह पे मैं एटॉमिक नंबर लिखूँ 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे साइज लूँ पिकोमीटर में, इस वाई एक्सिस पे मैं एटॉमिक साइज लूँ पिकोमीटर में और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लूँ, तो लिथियम से छोटा साइज होगा बेरिलियम का, बेरिलियम से छोटा साइज होगा बोरोन का, बोरोन से छोटा साइज होगा कार्बन का, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ट्रेंड क्या जा रहा है, ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। और डाउनवर्ड ट्रेंड जाने की वजह क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड जाने की वजह ये है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज इन पीरियड, यहां लिख लेते हैं डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। किसके अंदर, ये जो सारा हमने स्टडी किया केस, ये किसके लिए स्टडी किया, पीरियड्स के लिए। सो इन पीरियड्स हमारे पास जो ट्रेंड आता है ना वो डिक्रीजिंग आता है। सो इसके लिए हम पीरियड की हेडिंग दे लेते हैं फॉर पीरियड्स। जी, अब स्टूडेंट फॉर पीरियड्स के लिए तो हमने बना दी, फॉर पीरियड्स के लिए तो हमने ये बना दी। ग्रुप में क्या होता है, देखिए ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट ग्रुप लेता हूँ, उसमें मैं लिथियम से स्टार्ट करता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। खैर इसको नहीं लिखते, रेडियो एक्टिव है तो इसको ना ही डिस्कस करें। अच्छा, ये डाउनवर्ड हम ग्रुप में जा रहे हैं। देखें, लिथियम किस पीरियड का है, लिथियम सेकंड पीरियड का है। सोडियम किस पीरियड का है, थर्ड। पोटाशियम फोर्थ, रुबीडियम फिफ्थ, सीजियम सिक्स्थ। स्टूडेंट एक बात गौर से सुने मेरी, और इसको आपने याद रखना है, गौर से सुननी है। नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाने से शेल बढ़ जाते हैं। 2 पीरियड का मतलब क्या है, 2 शेल। 3 पीरियड का मतलब क्या है, 3 शेल, 1 2 3। 4 पीरियड का मतलब क्या होगा, 4 शेल। तो हो क्या रहा है, आप रुबीडियम का डेफिनेटली 5 शेल है तो इसका साइज तो इससे भी बड़ा होगा। सीजियम के 6 शेल है तो उसका साइज तो इससे भी बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाने से साइज जो है वो अल्टीमेटली
इंक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये अपीयर होता है, क्या सिर्फ नंबर ऑफ शेल बढ़ जाने से साइज इंक्रीज कर रहा है? नहीं, दो वजूहात की वजह से। फर्स्ट वजह ये है साइज डाउनवर्ड इंक्रीज करने की कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं ग्रुप के अंदर। ये देखें ना, ग्रुप लिखा है मैंने पूरा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। दूसरा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने का मतलब पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द शेल्स बढ़ रहे हैं। देखिए, जितने ज्यादा शेल्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जितने ज्यादा शेल्स आएंगे उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट increases although atomic number also increases but these two factors dominate और वो एटॉमिक साइज बढ़ा देते हैं। इसको आप समझने के लिए यूँ समझें कि अभी आप ये लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम के मुकाबले में अगर मैं सोडियम बनाता हूँ विच इज सेकेंड, तो सोडियम में क्या है, सोडियम के अंदर इसके मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको हम क्या करते हैं, हम एक इमेज के अंदर देखते हैं, एक डायग्राम में देखते हैं। ये आपके सामने दो डिफरेंट एलिमेंट्स बने हुए हैं, सोडियम एंड लिथियम। लिथियम के अंदर एक शेल है इनर, एक है आउटर मोस्ट। सोडियम के अंदर है दो इनर और एक आउटर मोस्ट। जो दो इनर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। लिथियम के अंदर एक शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। नंबर ऑफ शेल बढ़े हैं तो जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे आप इनर शेल कहते हो और उन इलेक्ट्रॉन्स को इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, ये बढ़ गए हैं। तो इनके बढ़ने से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनडायरेक्टली रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल भी कहलाती है। तो आप वैसे भी दूसरे तरीके से भी देखें, मीन्स अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से देखें तो न्यूक्लियस जो शील्ड हो रहा है फॉर वैलेंस शेल वो सोडियम में ज्यादा हो रहा है, उसके इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गया एज कंपेयर टू लिथियम, लिहाजा वो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी वजह साइज बढ़ने की। तो सिर्फ शेल बढ़ जाए ना, तो सिर्फ शेल बढ़ जाने से साइज नहीं बढ़ जाता, होता यूं है कि शेल बढ़ जाने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो डाउनवर्ड शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, लिहाजा साइज इंक्रीज कर जाता है। सो अगर मैं ये वाली वाई एक्सिस अगेन एटॉमिक साइजेस की बनाऊं पिकोमीटर में और यहाँ एटॉमिक नंबर की बनाऊं, तो अब जो सोडियम होता है वो जो एटॉमिक नंबर रखता है वो लिथियम से ज़्यादा रखता है। आप इनके बड़ी आसानी से एटॉमिक नंबर डिस्कस कर सकते हैं। देखें, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है, 11। अब पोटाशियम में आपने करना क्या है, जब आपने पोटाशियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो आप उसमें ऐसा करें कि उसमें 18 जमा कर दें, देन 18, तो आप उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएं, वो ज़्यादा होता जाएगा। जैसा कि आपके सामने ये एक पूरा टेबल है, इसमें देखें आपके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं डिफरेंट ग्रुप 1 की मेटल्स के। खैर, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और ये एटॉमिक साइज है। तो लिथियम का एटॉमिक साइज सोडियम से कम होगा, सोडियम का एटॉमिक साइज पोटाशियम से कम होगा, पोटाशियम का एटॉमिक साइज रुबीडियम से कम होगा, रुबीडियम का एटॉमिक साइज सीजियम से कम होगा। तो हो क्या रहा है, एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है ग्रुप के अंदर वो अपवर्ड जा रहा है। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, किसके अंदर ये सारा ट्रेंड स्टडी हो रहा है? ग्रुप के अंदर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे फिर इस ग्रुप के क्या हालात हैं? सेम, स्मॉल, लार्जर, लार्जर, लार्जेस्ट। इधर भी डाउनवर्ड एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि इसमें भी शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, लिहाजा एटॉमिक साइज इसमें भी इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो पीरियड्स के अंदर डिक्रीज करता है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है। ग्रुप के अंदर इंक्रीज दो वजूहात की वजह से करता है। नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं,
और शील्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ शेल बढ़ जाने से बढ़ जाता है। और ये डिफरेंट रीजंस हैं फॉर डिक्रीज इन पीरियड। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियाई को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आयनिक रेडियस की तरफ। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया। एटॉमिक रेडियस के अंदर हमने ये नहीं कहा कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए या गेन कर दिया। असल में जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाता है आयन के अंदर। चाहे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, दोनों सूरतों में वो आयन बनाएगा। हाँ, ये वाला जो आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा उसे एन आयन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनता है उसे हम कैट आयन कहेंगे। बट ऑल्दो बोथ आयन्स आर पॉसिबल फॉर एटम। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन या चार्ज बनाता है। सो हम इन आयंस की बातें करने लगे हैं, आज डिस्कशन करने लगे हैं कि आयंस का रेडियस अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके ट्रेंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर पॉजिटिव आयन बनता है तो रेडियस को क्या होता है, एक्सेट्रा। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन, ionic radius is radius of an ion। ठीक है, ये मैं इसलिए बड़ा लिख रहा हूं कि आपने एटम का रेडियस नहीं लेना। जब आयनिक रेडियस की बात हो रही हो, आपने आयन का रेडियस लेना है। कंसिडरिंग इट to be spherical in shape. Now students, this is very interesting. आपने पॉजिटिव आयन बनाया या नेगेटिव आयन बनाया, तो ऐसा नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर बना दें, आपने उसे स्फेरिकल शेप में ही कंसीडर करना है। तब जाके आप जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा आपका आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कैट आयन और एन आयन दोनों के लिए सेम होता है। मींस ऐसा नहीं है कि कैट आयन के लिए जो आयनिक रेडियस है उसके लिए कोई और वर्ड यूज होगा, एन आयन के लिए कोई और होगा। दे बोथ रिप्रेजेंट द आयनिक रेडियस। स्टूडेंट, हमारा ना इसमें जो असल डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि अगर आयंस बन गए तो एटम से, न्यूट्रल एटम से आयन बन गए, क्या रेडियस को फर्क पड़ता है न्यूट्रल एटम के? मतलब ये है हमारा कहने का, न्यूट्रल एटम से अगर मैं आयंस की तरफ जाता हूं तो रेडियस को क्या होगा? ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इस इक्वेशन को डिस्कस नहीं करता, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये है न्यूक्लियस, सोडियम की बात कर रहा हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? 11। तो इसमें 3 शेल होते हैं। ओके, ये 3 शेल बना दिया। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 1 आता है। अच्छा, आपने क्या किया? इसे एनर्जी दी, सोडियम एटम को एनर्जी दी। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल गया। आपने उसे कितनी एनर्जी दी? 496 के अराउंड। अब हुआ क्या? ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो गया, पीछे क्या बचा? अब देखें, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे हमारे? ये जो न्यूक्लियस था ये कितने प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर 11 प्रोटॉन्स को, ठीक है। और ये न्यूट्रल एटम है ना, इसमें अभी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं हुआ। मैं इसे एनर्जी दे रहा हूं, अचानक इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये किस तरह की शक्ल में आ जाएगा? देखें, न्यूक्लियस तो 11 प्रोटॉन वाला ही रहा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो उसके शेल्स है ना वो कम हो गए और दूसरा न्यूक्लियस के करीब आ गए। अब ये एक अजीब सी बात है कि एटम, न्यूट्रल एटम,
ये न्यूट्रल एटम है। जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि न्यूट्रल एटम जब आयन में कन्वर्ट हुआ ना तो उसका साइज छोटा हो गया। कौन से आयन में? कैट आयन में, पॉजिटिव आयन में। साइज क्यों छोटा हुआ? देखें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो बात यह है साइज छोटा होने की कि शेल ही रिमूव हो गया उसका, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इसने रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइज छोटा हुआ। दूसरी बात, इधर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर क्या होगा, इधर 11 प्रोटॉन है मगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो दूसरी वजह क्या हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट अब बात दोबारा गौर से सुने। जब मैंने कैट आयन बनाया तो हो सकता है आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है वो, उसमें मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। इसमें चूंकि एक था लिहाजा एक ही निकलने से शेल रिमूव हो गया, तो उससे साइज छोटा हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते और एक निकलता तो इन दैट केस शेल नहीं रिमूव हुआ, लेकिन स्टिल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो इधर बराबर है, इधर प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस की पुल अट्रैक्शन बढ़ जाएगी फॉर वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जब ये पुल बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, जो वैलेंस शेल अगर एग्जिस्ट करता है अगर वो रिमूव हो गया तो ये वैलेंस शेल बन गया आयन के लिए, तो ये क्या करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने करीब कर लेगा। तो हुआ यूं। अच्छा वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस माइनस शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट। खैर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना उसने खींच के करीब कर लिया, तो देख रहे हैं आप साइज जो है वो छोटा हो गया, साइज जो है वो छोटा हो गया। कितना छोटा होता है? आपका न्यूट्रल एटम होता है 186 पिकोमीटर का, जब वो आयन में चेंज होता है तो आप देख रहे हैं कि उसका साइज छोटा हो जाता है। तो अब हम यहाँ एक बात लिखते हैं, जब न्यूट्रल एटम कन्वर्ट होता है कैट आयन में, कैट आयन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज में, तो साइज डिक्रीज कर जाता है। ये आपने याद रखनी है बात। किस दो वजूहात की वजह से हो सकता है कि शेल निकल जाए, दूसरा जो होना ही होना है चाहे शेल निकले या नहीं निकले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, पुल ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को करीब कर लेगा जिससे साइज छोटा हो जाएगा। यही बात इसके ऑपोजिट टर्म्स में इधर अप्लाई करें। देखिए हुआ क्या है, क्लोरीन का मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर वाले में 10 होंगे। जब एक नया इलेक्ट्रॉन में इसमें ऐड करूंगा, न्यू इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके 8 हो जाएं पूरे, ये ऑक्टेट रूल में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं न्यू इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा तो आपके ख्याल में ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी रिपल्शन नहीं होगी? तो जब इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी, तो आपके ख्याल में शायद इतना ही रहेगा? नहीं, इट विल इंक्रीज। सो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो साइज ऑफ क्लोरीन है वो बड़ा हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कितना? 99 से तकरीबन डबल हो गया, देखें 181 हो गया। क्यों हुआ है? वजह क्या है हमारे पास, रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस वजह से ना साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब इसमें क्या, इसमें उल्टा लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे न्यूट्रल एटम से जब एनाइन बनेगा तो साइज इंक्रीज करेगा।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इसको कैपिटल आर से शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है पॉजिटिव आयन, मैं ऐसा करता हूं इसके दरमियान में पॉजिटिव चार्ज डाल लेता हूं, और ये है नेगेटिव आयन। पहली बात है, इस बात को समझें, मैंने पॉजिटिव छोटा इसलिए बनाया क्योंकि साइज डिक्रीज कर जाता है, नेगेटिव बड़ा इसलिए बनाया है साइज इंक्रीज कर जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से यहाँ नेगेटिव चार्ज के न्यूक्लियस तक का फासला कहलाएगा इंटर आयोनिक डिस्टेंस। ये किसके इक्वल होता है? पॉलिंग ने ना असल में फाइंड किया कि KCl में जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस होता है R, वो इक्वल होता है 314 पिकोमीटर के। जब हमने इस वैल्यू को देखा गौर से तो हमें पता लगा असल में ये वैल्यू ना दो आयंस के रेडियस के सम की है, यानी कि ये R पॉजिटिव और R नेगेटिव के सम कर लिया जाए ना तो R की वैल्यू आ जाती है। यानी कि पोटाशियम जो है ना, पोटाशियम इसका जो होता है साइज वो होता है 133 पिकोमीटर, और जो क्लोरीन का साइज होता है वो होता है 181 पिकोमीटर। तो अगर मैं R पॉजिटिव में ऐड कर लूँ R नेगेटिव तो मेरा इंटर आयनिक डिस्टेंस आता था। पॉलिंग ने किसी तरीके से ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड किया तो पता लगा ये वैल्यू असल में दो आयंस के रेडियस के इक्वल होती है। यानी कि अगर आप 133 पिकोमीटर पोटाशियम आयन का ऐड कर लें क्लोराइड आयन में तो जो पॉलिंग ने फाइंड किया है वो इसके इक्वल आता है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया, ये जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है ना R, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कैटाइन प्लस एनाइन रेडियस। ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। पोटाशियम आयन का अगर 133 आपका रेडियस आता है तो आप पोटाशियम आयन वाले कोई और साल्ट कोई और ले लें, पोटाशियम आयन वाला साल्ट, उस पर ये फार्मूला लगा सकते हैं। मसलन आपने अभी पोटाशियम क्लोराइड के लिए फाइंड किया ना, अगर पोटाशियम का कोई और साल्ट होता और उसमें नेगेटिव आयन का रेडियस फाइंड करना होता तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे? R इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। आप चाहते हैं R नेगेटिव निकालना तो आप क्या करें, इंटर आयनिक डिस्टेंस में से R पॉजिटिव रिमूव कर दें, यानी कि पोटाशियम आयन का साल्ट होगा तो पोटाशियम आयन की रेडियस रिमूव कर दें तो दूसरे नेगेटिव चार्ज का रेडियस आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज वाई इट इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज एप्लीकेबल। और ये आप इससे दूसरे साल्ट्स के भी जो रेडियस हैं नेगेटिव के वो फाइंड कर सकते हैं। सो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। पॉलिंग ने क्या किया था, लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पॉलिंग ने फाइंड किया था कि आपका जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो इन दोनों के जमा करने से आ जाता है, यानी कि रेडियस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। नाउ स्टूडेंट लास्ट which is actually covalent radius, and it is a very short question, a very important short question जो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवलेंट रेडियस को। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two nuclei of covalently bonded atom या half of bond length of two covalently bonded atom। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इसने इससे ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके न्यूक्लियस से इससे न्यूक्लियस तक का फासला जो होता है वो होता है
75.4 पिकोमीटर। ये होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पे तो मेरे पास आंसर आएगा 37.7 पिकोमीटर। ये होगा कोवलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन, कोवलेंट रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, यानी कि दरमियान से यहाँ तक का फासला r। इसका हाफ हो गया ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना कोवलेंट रेडियस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए उनकी वैल्यूज़ जो आपके लिए अननोन है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में ना हमने फाइंड किया कि कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। एक कंपाउंड है हमारे पास, इट कैन बी अ क्लोरोफॉर्म, उसमें कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो आता है 176.7 पिकोमीटर। क्लोरीन का जो कोवलेंट रेडियस है ना वो हमारे पास गिवन है 99.4 पिकोमीटर। तो मेरे पास चूंकि इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी फाइंड करनी है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास कार्बन का जो रेडियस होगा ना वो इक्वल होगा 176.7 माइनस 99.4, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 77.3 पिकोमीटर। मीन्स मैंने एक कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन का किसी और से बॉन्ड का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस वो स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने क्या किया, जो क्लोरीन का रेडियस था उसमें से टोटल में से माइनस कर दिया, यानी कि CCl में से माइनस कर दिया क्लोरीन का रेडियस, तो मेरे पास कार्बन का रेडियस आ गया, कोवलेंट रेडियस। याद रखिएगा ये आयनिक रेडियस नहीं है। नाउ लास्ट थिंग, ट्रेंड्स कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई के सेम है एटॉमिक रेडियस जैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जनरली, तो अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, तो लिथियम से लार्ज साइज होता है सोडियम का, सोडियम से लार्ज साइज होता है पोटाशियम का, पोटाशियम से लार्ज साइज होता है रुबीडियम का, और रुबीडियम से लार्ज साइज होता है सीजियम का। अगर मैं इनके आयंस का ग्राफ बनाता हूं, यानी कि लिथियम पॉजिटिव आयन का, तो डेफिनेटली न्यूट्रल एटम से छोटा साइज होगा लिथियम पॉजिटिव 1 आयन का, और सोडियम 1 आयन का, पॉजिटिव 1 आयन का उससे छोटा होगा, एंड पोटाशियम का उससे छोटा होगा, रुबीडियम का उससे छोटा होगा जो उसके न्यूट्रल एटम का साइज है, एंड अल्टीमेटली सीजियम का। तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो उसके नीचे ही बनेगा, मगर ट्रेंड सेम होगा, डेट इज इंक्रीजिंग इन ग्रुप, चाहे वो आप पॉजिटिव आयंस का बनाएं चाहे वो आप नेगेटिव आयंस का बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चाहें तो आप हेलोजन्स के लिए भी बना सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट। नाउ अगर आप इनके नेगेटिव चार्जेस का बनाएंगे तो वो इससे ज्यादा साइज है, फ्लोरीन से ज्यादा साइज है फ्लोराइड का, क्लोरीन से ज्यादा साइज है क्लोराइड का, ब्रोमीन से ज्यादा साइज है ब्रोमाइड का, एंड अगेन आयोडाइड का। तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो भी वैसा ही बनेगा, वो भी वैसा ही बनेगा इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ, चाहे आप पॉजिटिव आयन का बनाए नेगेटिव। अलोंग द पीरियड अगर आप सेम पॉजिटिव आयन का बनाते हैं तो वो डेफिनेटली डिक्रीजिंग ट्रेंड में बनेगा। यानी कि आसान लफ्ज़ों में जो ट्रेंड्स हैं वो सेम है फॉर एटॉमिक रेडियाई के लिए, जो ट्रेंड थे वो आयनिक और कोवलेंट रेडियाई के लिए सेम है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स और फैक्टर्स और ट्रेंड्स को आप याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।